So beta, we are starting our part number 6 of 12th HBSC important series. So in this lecture we will start the further MCQs. So बेटा जो पहला MCQ है आपका वो है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिलेटेड विद, कि सर मोलैरिटी जो है वो सॉल्यूशन की किस चीज से रिलेट करती है इनमें से। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको करवा रखा है जितनी भी लिटी वाली टर्म्स है, एक तो आपके पास मोलैरिटी होती है, एक मोलैलिटी होती है और एक नॉर्मेलिटी होती है। ये जितनी भी ITY वाली टर्म्स आती हैं लास्ट में, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन बताते हैं। किसकी कंसंट्रेशन बताते हैं? सोल्यूट की। सोल्यूट की कंसंट्रेशन किसकी टर्म्स में बताते हैं? मोल्स की टर्म्स में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम मोलैरिटी निकालेंगे बेटे, या फिर मोलैलिटी निकालेंगे, या फिर नॉर्मेलिटी भी निकालेंगे, तो यहाँ पे भी क्या आएंगे? मोल्स आएंगे, यहाँ पे भी मोल्स आएंगे, यहाँ पे भी मोल्स आएंगे। किसकी प्रॉपर्टी, किसकी कंसंट्रेशन बताता है सर? सोल्यूट की। तो यहाँ पे किसके मोल्स आएंगे? सोल्यूट के। यहाँ पे भी किसके मोल्स आएंगे बेटे? सोल्यूट के मोल्स आएंगे। यहाँ पे भी किसके मोल्स आएंगे? सोल्यूट के मोल्स आएंगे। नाउ द कंफ्यूजन इज कि नीचे क्या आएगा सर? तो ध्यान से देखो बेटा, मोलैरिटी जो होती है ये वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, तो नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी जो है वो मास रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, तो नीचे क्या आता है? वेट। और वो इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वेट किसका आता है बेटे? सोलवेंट का। और नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, तो नीचे क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है तो यूनिट क्या आएगी? बड़ी। यहाँ पे केजी और यहाँ पे लीटर। अब सर ये दोनों तो सेम हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो मोल्स आते हैं ये कौन से आते हैं बेटा? इक्विवेलेंट मोल्स। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, मोलैरिटी जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो वो दो चीजें कहाँ पे सर हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जी नहीं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जी नहीं, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्या आएगा बेटा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है बेटे? विच ऑफ द सॉल्यूशन फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो मोर विल बी द आयनाइजेशन, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी बेटा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए बेटा, सबसे ज्यादा आयंस कहाँ पे प्रेजेंट है? यूरिया विल नॉट बी आयनाइज एंड NaCl है बेटा, आपके पास कितने आयंस में आयनाइज होगा? 2 आयंस में। BaCl2 3 आयंस में, Ba+2Cl नेगेटिव। एंड FeCl3, FeCl3 कितने आयंस में होगा बेटे? 4 आयंस में होगा, दैट इज Fe3 पॉजिटिव plus 3 moles of Cl negative. So more the number of ions, more will be the boiling point. Clear है? Then we have question number 3. Question number 3 के अंदर क्या है सर? If the specific conductivity, तो ये ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ी सी टर्म है मैं पहले भी बता चुका हूँ, I am repeating this again because this is a very important concept. R जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटे? रो L by A के इक्वल होता है, जहाँ पे रो क्या होती है बेटा? रेजिस्टिविटी होती है, R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है? कंडक्टेंस होता है, 1/r। तो 1/r करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/रो L बाय A कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्लियर है? दिस 1/रो इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? एंड जो आपका G है ये क्या है होता है बेटे? कंडक्टेंस होता है। दिस इज द कंडक्टेंस। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। तो अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। क्लियर है? और रेजिस्टेंस दे रखा है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब ये रो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आगे किस में चला जाएगा? इनवर्स में चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू L by A। एंड दिस L by A इज नोन एज सेल कांस्टेंट। इस L by A को क्या बोलते हैं बेटे? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद x, कि मान लो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, या फिर L by A ही लिख लेते हैं, नो मोर कंफ्यूजन्स। यहाँ पे L by A क्या है? आपका सेल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। R आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे? 0.00275।
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? पहली बात तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, पर यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है तो वी विल आंसर इट इन सेंटीमीटर। अब सर सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा का है यहाँ पे, तो 1/ρ को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, तो आई कैन री राइट इट एज r इंटू सिग्मा। r की वैल्यू कितनी है 100, सिग्मा की वैल्यू कितनी है बेटे 2765 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶। दो पावर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर जाके किसका बन जाएगा -4 का, किसका बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे 6 है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 10⁻² है, 2 - 6 कितना होता है बेटे -4 होता है, क्या होता है -4। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2765 इंटू 10⁻⁻4। अब यहाँ यूनिट बताइए क्या आएगी, ये लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है बेटे? तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे देखते ही एलिमिनेट हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यूनिट क्या आनी है सेंटीमीटर इनवर्स आनी है। आ गया समझ में? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आंसर जो है यहाँ पे 10⁻⁻4 में आया है, तो बच्चे क्या करेंगे सर, ऑप्शन नंबर बी होता है, क्योंकि इसमें 10⁻⁻4 है। जी नहीं बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 0.765। क्लियर है? तो इसको हमें देख के चलना है, 2.765 बनाना है, क्या बनाना है 2.765। तो 3 डिजिट से पहले क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो नीचे कितनी जीरो उतारनी पड़ेगी 3 जीरो, तो यहाँ से 3 जीरो उतारूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगी -1, और 3 जीरो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.765, 3 जीरो तो नीचे चली गई थी, एक बच गई, दैट इज 10⁻⁻1। क्लियर है बेटे? तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आ गया समझ में? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है हमें, अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, मान लो दो डिफरेंट रिएक्टेंट है, A + B गिव्स प्रोडक्ट। क्लियर है? कैन नेवर बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो सकती? हो सकती है बेटे, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट किसमें प्रेजेंट हो, एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो, एज वी नो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैन नेवर बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर नहीं हो सकती? हो सकती है सर, दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, अगर दोनों इक्वल कंसंट्रेशंस में या फिर अलग अलग एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन में है। सी पार्ट, कैन नेवर बी अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्या ये कभी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है बेटे? नहीं सर, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो दैट विल आल्सो अ बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, सी आ जाएगा, कैन नेवर बी अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है बेटे? Then we have question number 5. The half life period of a zero order reaction is. तो मैं आपको ये काफी बार करा चुका हूं बेटा कि टी हाफ, ये ध्यान से सुन लेना, अगर आपको टी हाफ की डिपेंडेंसी देखनी है तो a0 ⁻ 1 - n कर लो। अब मान लो जीरो ऑर्डर की पूछी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जीरो पुट किया तो क्या बचा 1, a0 की पावर 1 इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर की पूछी होती तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 में 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो 1 आया यहाँ पे, तो ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट, और ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है? आ गया समझ में? Then we have question number 6. तो the oxidation state of Cr, ध्यान से देखो बेटा कौन सा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, K2Cr2O7, चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0 चार्ज है, दैट विल बी इक्वल टू 0। पोटेशियम पे +2, प्लस में 2x, माइनस में 14, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, तो 7 ऑक्सीजन पे कितना होगा -14, तो -14 यहाँ पे कितना हो गया -12 हो गया, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, 2x विल बी इक्वल टू 12, x विल बी इक्वल टू +6, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटे +6 आएगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है सर।
देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास क्या आता है बेटा, राइट द नेम ऑफ वन और ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज की आपको एक और बतानी है, तो आपने प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 किया होगा डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी विल डू इट इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ MnO2, तो जो आपकी बेटा आपने प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 के अंदर MnO2 की होगी, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, दैट इज नोन एज पायरोल्यूसाइट ओर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पायरोल्यूसाइट ओर बोलते हैं। इसकी मदद से हमने किसकी फॉर्मेशन करी थी बेटे, KMnO4 की प्रिपरेशन करी थी, क्लियर है। दैट इज अ वन ओर ऑफ मैंगनीज। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कह रहा है, हेमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ। हेमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है बेटे, हेमोग्लोबिन आपने पढ़ा भी होगा आपके ब्लड के अंदर, या फिर आपके हेमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, क्लियर है। निकल प्रेजेंट होता है क्या, निकल प्रेजेंट नहीं होता, मैग्नीशियम होता है सर, बट नॉट इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। देन वी हैव व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इन NiCO4। तो NiCO4 के अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसमें बार बार कंफ्यूजन होती है बेटा, ध्यान से सुन लेना। एक तो होता है NiCN4, एक होता है NiCO4। तो ये जो कार्बोक्सी ग्रुप होता है बेटा, दैट कंसिस्ट ऑफ जीरो चार्ज एंड देयरफॉर Ni विल हैव, Ni क्या होगा, x प्लस 4 इंटू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो x कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जीरो होगी। Practically, it is not possible that it have a zero oxidation state, but due to the geometrical reasons, its oxidation state is zero. And here we have Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, that will be 4 into -1, -4, that converting into +4, clear है। Now question number 10। question number 10 क्या है बेटा, Rx plus R dash ONA, clear है। तो कई बार कंफ्यूजन क्या होती है कि Rx के साथ अगर हमें Na दिख जाए तो हम बोलते हैं ये तो कौन सी रिएक्शन है सर, वुड्स रिएक्शन है। नो, दिस इज नॉट अ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन होती है बेटा RX, ये अगर हम Na के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं वो भी ROH में होते हैं, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दिखे, देन इट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, अदरवाइज इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। एंड आप ध्यान से देखोगे बेटा यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर हमने एक प्यारा सा मेथड पढ़ा हुआ है, दैट इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, we are preparing the ethers with the help of alkyl halide by reacting them with metal carboxy salts, clear है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, RX की रिएक्शन करवाई किसके साथ, RONA के साथ। तो Na पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव। Na will react with X negative and form NaX, and here we have ROR, clear, that is known as Williamson synthesis। Then we have question number 11, what is formalin। तो formalin क्या होता है बेटे, फॉर्मलिन आप ध्यान से देखो, आपने एक टर्म पढ़ी होगी अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, उसी से मिलता जुलता है, दैट इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से ही मिलता जुलता नाम है, फॉर्मल्डिहाइड से ही मिलता जुलता नाम क्या है, फॉर्मलिन। तो फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम वाटर के अंदर मिक्स कर दें, द मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड वाटर, दिस इज कॉमनली नोन एज फॉर्मलिन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मलिन बोलते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। नेम वन रिएजेंट used for the separation of primary, secondary and tertiary amines, that is an important part। तो बेटा इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। हिंसबर्ग्स रिएजेंट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है, लेट मी राइट इट, C6H5SO2Cl, इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट बोलते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, क्लियर है। So you have to remember that। क्वेश्चन नंबर 13, नेम टू कार्बोहाइड्रेट्स विच एक्ट एज बायोफ्यूल्स। तो बेटा दो कार्बोहाइड्रेट जो बायोफ्यूल्स की तरह एक्ट करते हो, दैट आर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। These two carbohydrates are act as biofuels, clear है बेटे। Then we have question number 14, deficiency of vitamin dash causes night blindness। night blindness किसके विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की मदद से, कमी से। Then we have question number 15, the monomer unit of glycogen is। glycogen की monomer unit क्या होती है बेटे, ग्लूकोज होती है।
ग्लाइकोजन क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर है? So that's all for our 15 questions of part 6, and in our part 7 we will start the further MCQs.